अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हमारी इस वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप। और इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट से किस तरह से रिलेट करता है। तो अपने लेक्चर को बाकायदा शुरू करने से पहले एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके लिए ये है कि इस वीडियो से, इस टॉपिक से मिलता जुलता एक टॉपिक है जिसके ऊपर पहले वीडियो बनाई जा चुकी है और इस टॉपिक का नाम है agreement of the relative pronoun and its antecedent। और चूंकि ये एंटीसीडेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये relative pronoun से रिलेट करता है, तो इसलिए अगर आप प्रोनाउन और जो है उसका एंटीसीडेंट, इसके रिलेशनशिप को समझना चाहते हैं तो आपको relative pronoun का जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये relative pronoun और जो agreement of the relative pronoun and its antecedent जो है, ये दो वीडियोस जो हैं ये इससे रिलेटेड वीडियोस हैं, इससे मिलती जुलती हैं। और मेरा ख्याल है कि इनको अगर आप देख लेंगे पहले तो इस वीडियो की आपको बेहतर समझ आएगी। अब ये जो सेकंड वाली वीडियो है, यानी ये जो अग्रीमेंट ऑफ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड इट्स एंटीसीडेंट, ये वाली वीडियो और ये वाली जो वीडियो भी आप देख रहे हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप, ये तकरीबन मिलती जुलती वीडियोस हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं एंटीसीडेंट के साथ, यहाँ पे हम जनरली प्रोनाउन का जिक्र कर रहे हैं। तो अब जब प्रोनाउन की बात आ गया तो उसमें सारे प्रोनाउन की तमाम काइंड्स आ जाती है। इस बात को समझने की कोशिश करें दोबारा से कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये प्रोनाउन की एक टाइप है, एक काइंड है। इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली रिलेटिव प्रोनाउन का जिक्र किया है एंटीसीडेंट के साथ। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अभी जो करंट चल रही है, उसमें हम जनरली प्रोनाउन का जो है वो रिलेशनशिप डिस्कस कर रहे हैं एंटीसीडेंट के साथ। जब हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोनाउन की सारी काइंड्स आ जाती हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी और दूसरी तमाम काइंड्स भी। तो खैर इसमें ज़रा डिटेल में बात हुई है, तो अगर आपने ये वीडियो देख लेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का आपको पता है तो इसकी आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। तो इसलिए मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था जी। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो हमने देखना है जी प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप को। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंटीसीडेंट क्या होता है जी। द एंटीसीडेंट, द नाउन और pronoun which the relative pronoun refers or relates to is called its antecedent। यानी कोई भी नाउन या प्रोनाउन जिसको आपका जो relative pronoun है वो रिलेट कर रहा होता है या रिफर कर रहा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उसका एंटीसीडेंट कहते हैं। सादा लफ्जों में अगर एंटीसीडेंट के बारे में आपको बताना चाहूँ तो वो इस तरह से होगा कि कोई भी प्रोनाउन है डेफिनेटली वो किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है ना। जो वर्ड किसी नाउन को एक्सप्रेस करे और नाउन को जो है रिप्लेस करे, उसकी जगह पे यूज हो, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो है वो किसी ना किसी नाउन को, या हो सकता है वो किसी प्रोनाउन को, किसी न किसी नाउन को या प्रोनाउन को वो रिफर कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा, उसकी तरफ इशारा कर रहा होगा। तो वो जो नाउन है या जो प्रोनाउन है जिसकी तरफ आपका जो प्रोनाउन जेर बहस है, जिसकी तरफ वो, यानी जो प्रोनाउन आपका जेर बहस है वो प्रोनाउन जिस नाउन या जिस प्रोनाउन की तरफ इशारा कर रहा है वो उसका एंटीसीडेंट कहलाता है। एंटीसीडेंट के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि एंटीसीडेंट बास सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेस होता है और बास सेंटेंसेस के अंदर एक्सप्रेस नहीं होता, गायबाना होता है, अननोन होता है। तो वो उसको रिफर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो वो आप पिछली वीडियो को अगर आपने देखा है तो आपको इस बात की समझ होगी, नहीं है तो उसको देख लीजिए। तो एंटीसीडेंट जो है ये यानी जो वो वाला नाउन या प्रोनाउन जिसको आपका जेर बहस प्रोनाउन रिफर कर रहा है, रिलेट कर रहा है, वो सेंटेंस के अंदर ज़रूरी नहीं है कि एक्सप्रेस ही हो, वो सेंटेंस के अंदर मौजूद भी हो सकता है और सेंटेंस के अंदर मौजूद नहीं भी हो सकता है जी। तो अब हम बात करते हैं प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप की। ये क्या होता है? ग्रामेटिकली द प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर जी। अब आपका एक सेंटेंस है, उसके डेफिनेटली दो हिस्से हैं। एक के अंदर आपका जो है वो प्रोनाउन यूज हुआ है, दूसरे के अंदर उसका एंटीसीडेंट है जिसको आपका प्रोनाउन रिफर कर रहा है। अब ये बात जरूरी है कि जो आपका अपना प्रोनाउन है वो जेंडर के लिहाज से और नंबर के लिहाज से अपने एंटीसीडेंट से अग्री करना चाहिए। यानी अगर आपका एंटीसीडेंट फेमिनिन है तो आपका जो प्रोनाउन है उसकी फॉर्म भी फेमिनिन होगी। अगर आपका एंटीसीडेंट जो है मैस्कुलिन है तो आपका जो प्रोनाउन है उसकी फॉर्म भी
मैस्कुलिन होगी। अगर वो न्यूटर है तो आपके प्रोनाउन की न्यूटर जेंडर में होगी उसकी जो फॉर्म है। इसी तरह अगर आपका एंटीसीडेंट जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज हुआ है तो आपका जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर फॉर्म में होगा। और अगर आपका जो है एंटीसीडेंट प्लूरल फॉर्म में है तो आपका जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए। तो ये जो सिमिलैरिटी है जेंडर और नंबर के लिहाज से फॉर्म में प्रोनाउन की और उसके एंटीसीडेंट की, इसे हम क्या कहते हैं, अग्रीमेंट कहते हैं। यानी ये जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं उसमें बात असल में ये है, ग्रामेटिकली द प्रोनाउन मस्ट अग्री with its antecedent in number and gender and this is called as agreement। इसी को हम agreement कहते हैं जी। otherwise the sentence structure will be incorrect। जी ये बड़ा important है। अगर आपका जो प्रोनाउन आपने यूज किया है वो अपने एंटीसीडेंट के साथ जेंडर और नंबर में अग्री नहीं कर रहा तो आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। और ये ब्लंडर कंसीडर होता है, बहुत बड़ी गलती होती है क्योंकि काफी ऑब्वियस नजर आ रही होती है, ये छुपती नहीं है। तो इसमें अब इस चीज को समझाने के लिए, इस बात को डेफिनेटली बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनको समझ आ गई होगी, बहुत से स्टूडेंट्स जो है जिनको ये बात कंफ्यूज कर रही होगी कि प्रॉपर समझ नहीं आ रही होगी। तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं है। ये इनकरेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं और यहाँ पे ये करेक्ट सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनकी करेक्ट फॉर्म जो है वो भी दी गई है। तो ये थोड़ा उलट हो गया है। एक्चुअली जो इनकरेक्ट सेंटेंसेस थे उनको रेड लिखना था और करेक्ट सेंटेंसेस को लिखना था ग्रीन, तो अब गलत हो गया। खैर आप गुजारा करें। तो कलर कोडिंग तो खैर यहाँ पे भी शो हो रही है, ये जो ग्रीन कलर में है ये आपके इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं और जो रेड कलर में है ये आपके करेक्ट सेंटेंसेस हैं जी। तो इसमें ये आपको ये जो कंपैरिजन करवा रहा हूँ ना मैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस से, तो उसमें ये आपको पॉइंट समझ आ जाएगा कि ये जब अग्री नहीं कर रहा होता आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट से तो उस वक्त क्या सिचुएशन होती है, किस तरह का नजर आ रहा होता है सेंटेंस। फिर आप उसको जब करेक्ट कर देते हैं, जब आपका प्रोनाउन एंटीसीडेंट से अग्री कर रहा होता है तो फिर उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये दोनों का जब कंपैरिजन करेंगे ना तो आपको इस बात की प्रॉपर समझ आ जाएगी जी। तो पहला हमारा इनकरेक्ट सेंटेंस है जी, नवीद हैड अ ब्यूटीफुल हॉर्स हु वाज अ नाइस बॉय। अच्छा अब इसमें ना वैसे तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से ठीक है, असल अरेंजमेंट में प्रॉब्लम आ गया। अरेंजमेंट में प्रॉब्लम ये आ गया, अब ये हु जो है ना ऐसे लग रहा है हॉर्स के लिए यूज हो रहा है कि जो आपका घोड़ा है वो बड़ा खूबसूरत लड़का था। ये भी एक रूल है कि जो आपका एंटीसीडेंट है ना, आपने उसे उसका जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उसे उसके एंटीसीडेंट के करीब तर रखना है। जितना आप करीब कर सकते हैं उतना आपने उसको उसके पास रखना है। तो लिहाजा इसकी जब हम अरेंजमेंट करेंगे ना, ठीक, नवीद अब इसको आगे ले गए, नवीद के साथ ले गए, हु वॉज अ नाइस बॉय। अब समझ आ रही है मैं बात की कि ये जो नाइस बॉय है ये नवीद की बात हो रही है, घोड़े की बात नहीं हो रही, हॉर्स की बात नहीं हो रही। नवीद हु वॉज अ नाइस बॉय हैड अ ब्यूटीफुल हॉर्स। तो ये आपका करेक्ट सेंटेंस हो गया। खैर इसमें एंटीसीडेंट और एग्रीमेंट वाली बात तो नहीं हुई, इसमें बेसिकली थोड़ा सा आप अगर गौर करें तो हु जो ऐसे लग रहा है हॉर्स के लिए यूज हो रहा है, तो अग्री नहीं हो रहा ना, हॉर्स एक जानवर है, जानवर के लिए हु नहीं यूज कर सकते। तो इसका मतलब है या तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है या आपने इसको यूज गलत कर दिया। तो गौर से देखें तो अरेंजमेंट में प्रॉब्लम है, इसलिए हम ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ पे हु को काट के हमने यहाँ पे विच लगाया या वट लगाया। असल में हम इसको करेक्ट करने के लिए इसकी अरेंजमेंट को ठीक करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही मेट द बॉय व्हिच आई सा लास्ट नाइट। अच्छा जी, अब आपने पहले देखना है कि हमारा प्रोनाउन कौन सा है, विच है, इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, किससे रिलेट कर रहा है, किसे रिफर कर रहा है, किसे इशारा कर रहा है, ये बॉय को रेफर कर रहा है। तो इसका बॉय, इसका क्या है एंटीसीडेंट। बॉय क्या, एक पर्सन है, एक बंदा है, तो बंदे के लिए विच नहीं यूज होता भाई, हु यूज होता है। अग्री करना जरूरी है, किसमें, जेंडर में और नंबर में। तो जेंडर है ना, लड़का है, ठीक है, तो इसलिए विच गलत होगा। ही मेट द बॉय whom I saw last night। who इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव बन रहा है ना इस सेंटेंस के अंदर, लड़का यानी देखने, सब्जेक्ट ये है, तो इसको जब इसके साथ मिलाएंगे तो बॉय आपका ऑब्जेक्ट बनेगा आपकी रिलेटिव क्लॉज के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे whom आएगा। इस बात की अगर समझ नहीं आ रही तो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो है पूरी टॉपिक आप समझेंगे तो ही आपको ये समझ आएगी, मैंने पहले भी आपको बताया जी। द डॉग हु वाज वॉन्डरिंग हैड बीन caught by the watchman। हाँ जी, अब यहाँ पे ये आपका प्रोनाउन है, इसके एंटीसीडेंट कौन सा है, डॉग, क्योंकि डॉग को ये मेंशन कर रहा है। तो डॉग चूंकि इंसान या पर्सन तो नहीं है, हु जो है इंसान और पर्सनों के लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए नहीं होता, तो लिहाजा हु जो है ये हमने गलत यूज किया है। तो इसे अग्री करना चाहिए, आपका जो प्रोनाउन है उसे जेंडर और नंबर के लिहाज से अपने एंटीसीडेंट से अग्री करना चाहिए, ये हमारा रूल है। तो फिर अग्री कैसे करेगा ये,
the dog which was wandering had been caught by the watchman. जी नेक्स्ट है Ali is going to give her bike to me. तो इसमें तो वैसे खैर बड़ी ऑब्वियस गलती है, लेकिन जब बाज़ औक़ात बंदा तेजी से लिख रहा होता है या पढ़ रहा होता है तो वो इग्नोर भी कर जाता है इस गलती को। देखें अब यहाँ पे प्रोनाउन कौन सा है, हर है। अब ये किसे रिलेट कर रहा है, बात कर रहा है अली की। अली इसका एंटीसीडेंट है। अब अली रूल क्या है कि जो प्रोनाउन है वो जेंडर और नंबर में जो है अग्री करेगा अपने एंटीसीडेंट के साथ। अब ये एंटीसीडेंट क्या है, अली। अली अब ये इसकी जेंडर क्या है, मैस्कुलिन है, तो हर जो है ये मैस्कुलिन जेंडर के लिए तो नहीं यूज होता है, ये तो फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है, इसलिए ये अग्री नहीं कर रहा, तो ये हमारा गलत है। अब अग्री करवाने के लिए क्या करेंगे, हम प्रोनाउन की वो वाली फॉर्म यूज करेंगे जो मैस्कुलिन जेंडर के लिए यूज होती है। वो कौन सी होगी, हिज होगी। अली इज गोइंग टू गिव हिज बाइक टू मी, तो ये आपका करेक्शन टेंस होगा। नेक्स्ट है he had a vintage painting but he has lost somewhere। जी यहाँ पे ही यूज हो रहा है आपका प्रोनाउन। अच्छा ये थोड़ा सा जो है ना डिफरेंट सेंटेंस है और तलब है। अब बाद लोगों को इसमें सेंटेंस में कोई गलती नजर ही नहीं आएगी, वो कहेंगे ठीक है यार वो भी ही है ये भी ही है। नहीं, ये जो आपका प्रोनाउन है एक्चुअल में यहाँ पे ये इसका जो एंटीसीडेंट है वो ही नहीं है, इसका एंटीसीडेंट पेंटिंग है। इसका एंटीसीडेंट ही तब होता अगर ये सेंटेंस इस तरह से होता, बट ही हैज लॉस्ट इट समवेयर। फिर आपने कहना था कि ये ही का दोबारा से आपने जिक्र कर दिया। अब यहाँ पे लॉस्ट इट तो है नहीं, यहाँ पे जो है प्रोनाउन यूज हुआ है। इसका मतलब है ये जो प्रोनाउन है इसका एंटीसीडेंट ही नहीं है, इसका एंटीसीडेंट कौन सा, पेंटिंग। तो पेंटिंग क्या है, ये एक बेजान चीज है। तो बेजान चीज की जेंडर जो है वो ना मैस्कुलिन होगी ना वो फेमिनिन होगी, वो कौन सी होगी, वो होगी आपकी न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या यूज होता है, इट यूज होता है। तो लिहाजा इसका मतलब है जो ही यूज किया हुआ ये अग्री नहीं कर रहा प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के साथ। तो अग्री करने के लिए हम क्या करेंगे कि अग्री करवाने के लिए यहाँ पे जो सही होगा यूज प्रोनाउन का वो करेंगे। ही हैड अ विंटेज पेंटिंग बट इट हैज लॉस्ट समवेयर। पेंटिंग की बात हो रही है कि ये कहीं पे खो गई। अगर यहाँ पे आप बाल बच्चे कंफ्यूज होंगे ना कि यहाँ पे ये ही जो है इसका एंटीसीडेंट ही है, तो फिर ये इस तरह से होना था बट ही हैज लॉस्ट इट समवेयर। तो यानी उसके पास एक बहुत अच्छी पेंटिंग थी लेकिन उसने वो उसे किसी जगह पे घुमा दिया या वो उसने उसे खो दिया। फिर इसका ट्रांसलेशन भी ऐसी होनी थी, लेकिन चूंकि यहाँ पे इट नहीं है, ठीक है, तो उसका फिर अब तर्जमा इस तरह से बनेगा ही हैड अ विंटेज पेंटिंग। उसके पास एक बड़ी कदीम, ठीक है, एक विंटेज पेंटिंग थी लेकिन वो कहीं पे खो गई। लेकिन वो कहीं पे खो गई इसका मतलब पेंटिंग कहीं पे खो गई, जो जिसने खोई है उसका जिक्र नहीं हो रहा। ये सेकंड जो आपका जो क्लॉज है इसके अंदर। अच्छा जी, मिस्टर अली इज माई फादर, दे इज अ टीचर। ये भी बड़ी ऑब्वियस गलती है। अब यहाँ पे ये दे है आपका प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट कौन है, फादर है, ठीक है। तो फादर क्या है, सिंगुलर है, तो ये तो प्लूरल के लिए यूज होता है प्रोनाउन, तो इसलिए सिंगुलर वाला हमने प्रोनाउन यूज करना है, तभी ये हमारा जो है अग्री करेगा एंटीसीडेंट के साथ हमारा प्रोनाउन। तो करेक्ट सेंटेंस होगा माय मिस्टर अली इज माय फादर, ही इज अ टीचर। नेक्स्ट है ही गेव मी 700 रुपीज विच वॉज लॉस्ट क्विकली। अब इसमें क्या गलती है, इसमें गलती यही है कि यहाँ पे आपका इस विच का आपका एंटीसीडेंट क्या है, 700 रुपीज जमा का सीगा है, आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है, लेकिन आपने जो आपका प्रोनाउन है वो सिंगुलर यूज किया है। अब बाल बच्चे ये इस बात पे कंफ्यूज हो जाएंगे जी विच की सिंगुलर फॉर्म भी विच है, प्लूरल फॉर्म भी विच है, तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि सिंगुलर है। देखेंगे जो आपका प्लूरल जो आपका प्रोनाउन है ना, इसकी सिंगुलैरिटी या प्लूरैलिटी जो है, यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसका पता लगता है वर्ब की फॉर्म से कि उसके आगे आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज हुई है। तो यहाँ विच के आगे आपने वाज लगाया, ये सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया, तो उसका मतलब क्या है कि विच आपका ये सिंगुलर फॉर्म में, ये गलत है। इसका मतलब आपका प्रोनाउन आपके एंटीसीडेंट से अग्री नहीं कर रहा। अग्री करवाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम प्लूरल बनाएंगे। ये प्रोनाउन प्लूरल कैसे बनेगा, इसके साथ जो वर्ब है उसकी फॉर्म को हम प्लूरल करेंगे तो हमारा प्रोनाउन जो है वो प्लूरल बन जाएगा। तो लिहाजा करेक्ट सेंटेंस किस तरह से होगा, ही गेव मी 700 रुपीज विच वर लॉस्ट क्विकली। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जी ही आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे माई आपका क्या है, ये प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट कौन है, ही सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, तो इसलिए क्या होगा इसके, बल्कि नहीं ये मैं आपको गलत बता गया, यहाँ पे ये प्रोनाउन आ गया ना, तो प्रोनाउन सिंगुलर है उसके साथ वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर होगी, ये तो बहुत सिंपल है। ही आर माई फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड, ठीक है, ये होगा। अच्छा जी, ये मोस्टली
جتنے بھی لوگ دے رہے ہیں زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ ہی ہوگا، لیکن یہ چونکہ جنرل ایک ویڈیو بنائی ہے تو جتنی طرح کی جتنی ٹائپس کی غلطیاں ہیں نا وہ پھر میں نے ساری مینشن کر دی ہیں کہ کوئی رہ نہ جائے. ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے سوچ رہے ہو کہ سر آپ تو مذاق ہی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اس طرح کا سینٹینس لکھ کے، تو وہ مذاق والی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو جس کو اس غلطی کا بھی نہ پتہ ہو، اور چونکہ یہ ٹاپک کی ڈیمانڈ تھی کہ ساری غلطیوں کو جو ہے نا مینشن کیا جائے اس حوالے سے، یعنی یہ جو اگریمنٹ کی غلطی ہوتی ہے تو اس لیے میں نے پھر یہ تمام سینٹینسز کو مینشن کیا. نو ڈاؤٹ کی ایک سمپل مسٹیک ہے تو لیکن اس کو مینشن کرنا ضروری تھا. جی دا پرسن وچ از انڈسٹریس ول اچیو سکسیس. جی اب ہمارا پروناؤن کیا ہے؟ وچ ہے. اس کا اینٹیسیڈنٹ کون سا ہے؟ پرسن. تو پرسن اب اس کا مطلب ہے کوئی انسان ہی ہو سکتا ہے نا، تو اس کے لیے پھر وچ تو نہیں یوز ہوگا. ٹھیک ہے. The person who is industrious will achieve success. Next ہے this is the best performance who he ever showed. اب یہ آپ کا کیا ہے؟ who relative pronoun ہے اور اس کا اینٹیسیڈنٹ کون سا ہے؟ performance ہے. کیونکہ ہی تو یہاں پہ علیحدہ خود سے آیا ہوا ہے نا، تو اس کا اینٹیسیڈنٹ آپ نے ہی نہیں سمجھ لینا، اس کا اینٹیسیڈنٹ performance ہے. performance کو جو ہے یہ ریلیٹ کر رہا ہے آپ کا یہ جو pronoun ہے. تو یہ بھی ایک بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ بعض اسٹوڈنٹس کو اس چیز کو سمجھنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے کہ وہ اینٹیسیڈنٹ ہی غلط سمجھ لیتے ہیں، کہ اینٹیسیڈنٹ کسی اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ چیز اب آپ کو پھر پریکٹس سے آئے گی. آپ یہ ریلیٹیو پروناؤن، پرسنل پروناؤن، یہ ساری ویڈیوز کو دیکھیں گے، آپ اس کی پریکٹس کریں گے. پریکٹس ایکسرسائز میں نے ہر ایک ٹاپک کے ساتھ کروائی ہوئی ہیں، بکس بھی ریکمینڈ کر دی ہیں. تو آپ بار بار جب پریکٹس کریں گے نا پھر آپ کی ایک سینس ڈیولپ ہو جائے گی. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ لینگویج آپ نے سیکھنی ہے نا تو صرف رول سے نہیں آتی، لینگویج آتی ہے کامن سینس سے، لیکن کامن سینس آپ کی پریکٹس سے ڈیولپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ جب آپ نے اینٹیسیڈنٹ ڈھونڈنا ہے تو اس میں اب اینٹیسیڈنٹ ڈھونڈنے کے لیے رول نہیں ہے آپ کے پاس، یہ اب آپ نے اپنی سینس سے، کامن سینس سے کام لینا ہے کہ ہاں جی یہ آپ کا پروناؤن یوز ہوا ہے تو اس کا اینٹیسیڈنٹ کون سا ہوگا. جی تو یہاں پہ اب جو ہو ہے اس کا اینٹیسیڈنٹ کیا ہے؟ پرفارمنس. پرفارمنس ایک بے جان چیز ہے. ٹھیک ہے. تو ہو تو یوز کرتے ہیں پرسنس کے لیے، لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے. تو اب ہو جو ہے پھر پرفارمنس کے لیے تو یوز نہیں ہوگا. اس کا مطلب ہے ہمارا جو پروناؤن ہے اپنے اینٹیسیڈنٹ سے اگری نہیں کر رہا جینڈر کے لحاظ سے، تو اس کو پھر اگری کروانے کے لیے پراپر ہم یوز کریں گے پروناؤن. وہ کون سا ہوگا؟ دس از دا بیسٹ پرفارمنس وچ ہی ایور شوڈ. تو یہ جناب اس کا کریکٹ جو ہے فارم ہے. تو میرا خیال ہے ان ایگزامپلری سینٹینسز کے بعد آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پروناؤن اور اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے اس کا ریلیشن شپ یا جو اس کا اگریمنٹ یہ ہوتا کیا ہے اور کیسے پھر ان کو اگری کروایا جاتا ہے. تو بس بات یہی ہے کہ آپ کا جو پروناؤن کا اینٹیسیڈنٹ ہے جو اس کی فارم ہے جینڈر اور نمبر کے لحاظ سے، وہی فارم آپ نے اپنا جو پروناؤن ہے اس کی رکھنی ہے. جینڈر اور نمبر کے لحاظ سے آپ نے خیال رکھنا ہے. اور آخر میں وہی بات کہ ابھی بھی اس ویڈیو کے بعد ابھی آپ کو اگر اس ٹاپک کی سمجھ ٹھیک نہیں آئی نا کہ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پرسنل پروناؤن کا ٹھیک طرح سے نہیں پتا، آپ کو ریلیٹیو پروناؤن کا ٹھیک طرح سے نہیں پتا، آپ کو جو ریلیٹیو پروناؤن اور اس کا جو اینٹیسیڈنٹ ہے اس کا اگریمنٹ ہے اس کا کنسیپٹ ٹھیک طرح سے نہیں پتا. اس لیے آپ کو اس ویڈیو کو سمجھ نہیں آئی. اس لیے اگر آپ میں سے کسی بندے کو میرے اس لیکچر کے بعد بھی اس ویڈیو کے سمجھ نہیں آ رہی تو اس کا مطلب یہ نہ وہ سمجھے کہ اس کو اس ویڈیو کے سمجھ نہیں آ رہی، وہ یہ سمجھے کہ اس کی بیسکس ویک ہیں. پہلے وہ یہ والے جو ریلیونٹ ٹاپکس ہیں ان کو اسٹڈی کرے اچھی طرح سے، تو پھر اس کو اس ویڈیو کی بھی سمجھ آ جائے گی. تو اس ویڈیو میں اتنا ہی تھا. اور اس کے بعد ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کا جو سیکنڈ پارٹ آف اسپیچ ہے وہ مکمل ہو گیا. یہ آپ کی آخری ویڈیو تھی پروناؤن کے ٹاپک کے بعد. آپ کا پروناؤن جو ہے وہ ہر حوالے سے کمپلیٹ ہو گیا ہے. میں نے بڑی ڈیٹیل سے پروناؤن اور اس کی ڈیفرنٹ کائنڈس کو پڑھایا، ہر ایک کائنڈ کے ساتھ پریکٹس ایکسرسائزز اور کریکشن آف ایررز والی ایکسرسائز کروائی ہیں. تو مجھے امید ہے کہ جس بندے نے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ساری ویڈیوز کو دیکھا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ہر ایک ٹاپک کا نا بریک اپ کیا ہے تاکہ نا چیزیں لیبوریس نہ ہو، کمپلیکس نہ ہو. جب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ چلتے ہیں نا کہ ایک ویڈیو میں آپ کو ایک چیز کی سمجھ آئی تو اگلی ویڈیو میں آپ کے کام آ رہی ہے، تو آپ غیر محسوس طریقے سے سیکھتے چلے جاتے ہیں، کنفیوز نہیں ہوتے آپ. تو یہ تقریباً 46 to 47 ویڈیوز بنی ہیں پروناؤن کے اوپر، جن کے اندر پریکٹس ایکسرسائزز اور کریکشن آف کامن ایررز والی ایکسرسائزز بھی شامل ہیں. تو یہ تقریباً 46 to 47 ویڈیوز ہیں. تو یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ساری ان کو میں نے ارینج کیا، تو یہ آپ دیکھ لیتے ہیں تو پروناؤن کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں رہے گا. اور یہ جو پریکٹس ایکسرسائزز ہیں اور کریکشن آف کامن ایررز والی ایکسرسائزز ہیں، اس کا آپ کو ڈول بینیفٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے
کہ آپ کے ایررز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، وہ جو ہے نا اس میں کریکشن ان کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں نا، خصوصاً ایم سی کیوز والے کوشچنز ہیں، ان میں لازمی کریکشن آف ایرر والا جو ہے وہ کوشچن آتا ہے، تو وہ اسی طرح سے آپ اس کو سولو کر پائیں گے ٹھیک طرح سے جب آپ کو یہ سارے کانسیپٹس کلیئر ہوں گے۔ تو خیر پروناؤن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، اس کے بعد نیکسٹ اب ہم اپنا ایڈجیکٹیو شروع کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو دیکھ لینے کے بعد آپ کا پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ریلیشن شپ کا کانسیپٹ اچھی طرح سے کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔